Hello friends, today we are going to cover schedule in tribal areas. Okay, so let's start कि क्या होते हैं शेड्यूल एरियाज और क्या ट्राइबल एरियाज होते हैं, कैसे कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आर्टिकल 244 जो है इन पार्ट 10th, ठीक है, वो बात करता है कि कुछ एरियाज़ में, कुछ सर्टेन एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल सिस्टम होगा। ठीक है, यानी कुछ एरियाज़ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली रन किया जाएगा और वो एरियाज़ होंगे शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज़। और इनको हमने दो शेड्यूल में जो है डील किया है, एक है 5th शेड्यूल एंड एक है 6th शेड्यूल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई है। 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स ऑफ, मतलब जितने भी सारे स्टेट्स हैं, ओके, जितने भी सारे स्टेट हैं जहाँ पर SC/ST पॉपुलेशन है, वहाँ पर कैसे होगा SC/ST एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे होगा वहाँ का सिस्टम कंट्रोल, वो सब। ठीक है, लेकिन 4 स्टेट्स को छोड़कर, वो 4 स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए हमने उनको अलग ही शेड्यूल में डील कर रखा है। सो दैट्स वाई 4 स्टेट्स वो कौन कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, जिसका निमोनिक्स बनेगा AMTM, यानी कि MTM। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स हैं। और 6th शेड्यूल में क्या है? जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 6th शेड्यूल में, ये जो 4 स्टेट वो हमने छोड़ दिए थे 5th वाले में, अब 6th में इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगाया जाएगा ट्राइबल एरियाज़ का। ठीक है, इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लेकिन वहाँ पर दोनों था SC/ST एरियाज़, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ST एरियाज़ का है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ का है, किसमें? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे स्टेट्स में, यहाँ इन स्टेट्स में भी कुछ स्पेसिफिक जगह है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए मेघालय में देखिए, जो खासी हिल्स है, जो गारो खासी जयंतिया हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो जो खासी हिल्स है, एक तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहाँ पर खासी हिल्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो एक तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जयंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक जयंतिया हिल और एक गारो हिल, मतलब मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं, तीनों हिल है, इनकी अलग अलग, इनके ट्राइब्स की अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रखी है, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो 6th शेड्यूल में डील कर रखा है। फिर है मिज़ोरम। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम, इन सब में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना रखी हैं और उनके ही नाम इन एरियाज़ के उसमें दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मिज़ोरम में भी है, मिज़ोरम में है चकमा और लई, चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और एक मरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, चकमा, लई और मरा। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस त्रिपुरा है। फिर है आसाम, दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, दीमा हसाओ क्या है? दीमा हसाओ आसाम में, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू आसाम में है, आपको पता होगा। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी में हमें मतलब पढ़ने को मिला था। और एक बोडो एक ट्राइब है जो कि आसाम से है, तो वो आप उस वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोडोलैंड, कार्बी, दीमा। ठीक है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ही है, और मिज़ोरम में चकमा, लई और मरा, और मेघालय में गारो, खासी, जयंती। ओके, फिर है हमारा शेड्यूल एरियाज 10 स्टेट्स और ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट। चलो मैं फिर से बता दूँ, 5th शेड्यूल जो है ना, उसमें 10 स्टेट्स है। 10 स्टेट का नाम आई थिंक अभी कोई पिछला चैप्टर था उसमें लिखे हुए थे, वो कौन कौन से 10 स्टेट्स है। तो 10 स्टेट्स में तो शेड्यूल एरियाज है, 5वीं शेड्यूल उनके बारे में डील करती है। ठीक है, और वही 6th जो शेड्यूल है वो 4 स्टेट में डील करती है। ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पर दे रखा है कि कौन 5th शेड्यूल में है और कौन 6th शेड्यूल में है। तो 5th शेड्यूल में आप देख सकते हैं सेंट्रल जो इंडिया है, ठीक है, और एक वो ऊपर वाला पार्ट हिमाचल प्रदेश का, वो 5th शेड्यूल में आता है। और 6th शेड्यूल में जो एरिया आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है। ठीक है, आसाम का, मेघालय के, त्रिपुरा का और मिज़ोरम का। ठीक है, और नॉन शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट वो सारे में है, मतलब पूरा बाकी जो ग्रे दिखाई दे रहा है आपको पार्ट, वो सब है। ठीक है, फिर है इनर लाइन परमिट। व्हाट इज़ इनर लाइन परमिट?
जो इनर लाइन परमिट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है भाई। जिस भी स्टेट में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर जाने के लिए परमिट लगाना पड़ेगा स्पेशल, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको इशू करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ILP को इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखी यहाँ की पेचीदगी कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन्होंने बंगाल ईस्टर्न फ्रॉन्टियर रेगुलेशन 1873, ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रॉन्टियर रेगुलेशन 1873 का जो एक्ट आया था उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इनर लाइन परमिट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, ताकि जो ट्राइबल्स है ईस्टर्न पार्ट के बंगाल के उनको सेफ गार्ड किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल के ट्राइब्स को। सेक्शन 2 जो था रेगुलेशन ऑफ 1873 का, ठीक है, 1873 के रेगुलेशन का जो सेक्शन 2 था उसमें ये लिखा था कि जो ILP है, ठीक है, ILP वो सिर्फ 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेबल होगा वो 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, और वो क्या है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। भाई देखो, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 ये तो कहा था कि ईस्टर्न बंगाल, एक तो ईस्टर्न बंगाल हो गया और इसके अलावा 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और है, और वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट्स हैं। ये मैप देख सकते हो आप कि कहाँ कहाँ पर ILP लगता है, इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, दीमापुर है, नहीं सॉरी ये मणिपुर है, और फिर मिज़ोरम है। अब देखिए इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ लगता है। अरुणाचल प्रदेश में एंटायर स्टेट, देखो जहाँ पर ये वैसा पार्ट है ना ब्लू, वो ILP रिजीम के अंडर में है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ILP रिजीम के अंडर में है, ठीक है। और भाई जो मतलब वैसा पार्ट है थोड़ा हल्के वाला, वो 6th शेड्यूल के अंडर में है। 6th शेड्यूल आपको पता है ना, वो 4 स्टेट कौन कौन से थे, AMTM, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, है ना, तो ये 4 स्टेट थे। तो जो 6th शेड्यूल के अंडर में है स्टेट्स वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा नोट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CAB, बाकी जो दूसरा है वो मतलब एग्जेम्प्टेड नहीं है CAB से। वेल देखिए, अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ILP रिजीम के अंडर में है, मतलब अगर आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ओके। नागालैंड में एंटायर स्टेट, मतलब पूरा का पूरा स्टेट जो है वो ILP रिजीम के अंडर में है। त्रिपुरा देखिए कहाँ पर है, त्रिपुरा ये रहा साइड में, नीचे की साइड। 6th शेड्यूल कवर 70% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यहाँ पर त्रिपुरा में जो है 6th शेड्यूल कवर करता है इस वाले एरिया को, जोग्राफिकल एरिया इसका 70% जो है 6th शेड्यूल कवर करता है। त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है यहाँ पर, ठीक है। मेघालय जो है, मेघालय में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो 6th शेड्यूल के अंडर में है, ठीक है, शिलोंग के वाले पार्ट को छोड़कर। शिलोंग मेघालय की क्या है, राजधानी है, तो शिलोंग को छोड़कर बाकी पूरा जो है 6th शेड्यूल में आता है। आसाम जो है, आसाम में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6th शेड्यूल में, हमने बताया था ना वो आपको, बोडोलैंड नहीं आसाम की था क्या वो, बोडोलैंड, कार्बी और एक और था दामी शायद, है ना। तो आसाम की तीनों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है 6th शेड्यूल के अंडर में है। और मणिपुर का पूरा स्टेट, मणिपुर का वो ILP रिजीम के अंडर में है, ठीक है। अब ऊपर देखिए यहाँ पर मैप में दिया गया है कि शिलोंग कहाँ पर है, दीमापुर कहाँ पर है ना, और यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि जो 2 ऑफ आसाम 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हाजू, बोडोलैंड, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, कि जो भाई शेड्यूल एरियाज़ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना है वो भी बता देते हैं। इसको ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर एरियाज़ इन द कंट्री, जो कंट्री के अदर एरियाज़ है उससे डिफरेंटली इसको ट्रीट करना है। इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल्स, उसके 2 रीज़न्स है कि क्यों इसको हम अलग ट्रीट करें, क्या मतलब है कि हम इसको अलग ट्रीट करें, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर एबोरिजिनल्स लोग रहते हैं, इंडिजिनस लोग रहते हैं, जो कि बहुत पहले से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनके अलग ट्रेडिशन है, उनकी अलग कंडीशंस हैं, ठीक है, और भाई वो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, और स्पेशल एफर्ट जो है उनको उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाने चाहिए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एरियाज़ की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर दोनों को कंपेयर करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो एक नेशन का पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स।
अब हम बात करते हैं कि जो 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं यानी 10 स्टेट्स, उसमें जो SC/ST एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका कैसे होना चाहिए, ये हम अब बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या है। कहाँ से आए हो भैया, 1 मिनट गाइस। देखो मम्मी कमला कहाँ है। घास है वो सवाना वाली, घास उसे अच्छी लग रही है। तो भाई क्या हुआ, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि 5th शेड्यूल में जो एरियाज़ है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़। भाई देखो, कहीं पर शेड्यूल एरियाज़ मतलब कहीं पर SC या ST की पॉपुलेशन रह रही है तो उसका डिक्लेरेशन कौन करेगा, गवर्नर करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे, कौन करेगा उनका डिक्लेरेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं उसका एरिया, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री लाइंस मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मतलब अलग से डेजिग्नेशन, कुछ अलग सा डेजिग्नेशन बना सकते हैं, या फिर कोई फ्रेश ऑर्डर जो है वो तैयार कर सकते हैं ऐसे फॉर सच सॉरी मैं पागल हो गई, रीडेजिग्नेशन ऑफ एन एरिया, रीडेजिग्नेशन ऑन एन एरिया, ये टंग ट्विस्टर की तरह काम कर रहा है एक्चुअली। देखो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस एरिया का क्या कर सकते हैं, एरिया डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाउंड्री लाइंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे किसी को ऐसा डिजिग्नेशन दे सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये SC/ST एरिया है, ठीक है, या फिर ऐसे डिजिग्नेशन को वापस भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। और ये कैसे करेंगे, वो गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है, जो गवर्नर होंगे ना उस स्टेट के, उनकी कंसल्टेशन के बाद करेंगे, उनकी कंसल्टेशन लेनी होगी प्रेसिडेंट को, देन आफ्टर दैट ही विल डू। पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, ये क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द, हाँ मतलब भाई कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर वो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये एरिया SC/ST में आने के काबिल है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, कि वहाँ पर SC की पॉपुलेशन कितनी है, ST कितनी, देन उसके अकॉर्डिंग। कॉम्पैक्ट या रीजनेबल साइज़, कि कितना साइज़ है, क्या साइज़ है जहाँ पर वो रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका, मतलब वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होगा वो कौन होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल करेगी, ब्लॉक या तालुका। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा जिसको बोलते हैं, और इसको मुझे सुनकर पहले बहुत हंसी आती थी, मोटा, लेकिन हाँ फिर मुझे किसी ने कहा था कि ये बॉडी शेमिंग में है, एंड देन आई फेल्ट सो गिल्टी। वेल मोटा एनुअल रिपोर्ट 2021 से 22, ठीक है। तो ये वाली जो मतलब देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, किसके बारे में, कि भाई कैसी मतलब क्या कंडीशन है SC या ST एरियाज की सिर्फ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। अब हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है स्टेट की और सेंटर की। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज देयर इन, जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो किस हद तक लागू होती है शेड्यूल एरियाज में, ठीक है, किस हद तक। गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, उसको प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है ऑफ सच एरियाज, मतलब गवर्नर क्या करेंगे, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या करेंगे उस रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि ऐसे एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। और भाई दूसरा पॉइंट ये है कि इसके एग्जीक्यूशन में, इसके एग्जीक्यूटिव पावर में सेंटर जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि इन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, और किसको मतलब गाइडलाइंस देगा सेंटर, किसको डायरेक्शन देगा, स्टेट्स को। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इसके तीसरा फैक्ट मतलब फीचर्स क्या है 5th शेड्यूल के, मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया आपको कि डिक्लेरेशन कौन करेगा ऐसे एरियाज़ की, तो प्रेसिडेंट करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं सब कुछ।
दूसरा, एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट एंड सेंटर की कैसी है कि गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने की प्रेसिडेंट के सामने रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज, एंड सेंटर जो है कि वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। अब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या है, लेट्स सी। Each state having schedule areas has to establish a tribes advisory council। भाई किसी भी स्टेट में अगर शेड्यूल एरियाज हैं तो उनको एक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना है, ठीक है। अब ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है, वो एडवाइस करेगी, ठीक है। ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करेगी ऑन द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, कि जो एसटी हमारी पॉपुलेशन है उसका वेलफेयर, उसका एडवांसमेंट कैसे हो सकता है, ये जो है शेड्यूल ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी, एडवाइस करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन, कि इसका कंपोजिशन क्या है। 20 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो भाई 20 मेंबर्स में से ये जो 20 मेंबर्स है ना, इनका 3/4 कर लो, यानी 20 के 4 हिस्से कर लो, 5 एक में आएंगे, तो इसका जो 3/4 होना चाहिए, यानी 15 मेंबर्स, ठीक है। 20 में से 15 मेंबर, 3/4 कौन होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब एक तरीके से पता है ये क्या इंश्योर कर रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि आपने एसटी के जो लोग हैं उनको रख लिया सिर्फ कहाँ पर, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में, और जो स्टेट की लेजिस्लेचर है उन पर वहाँ पर उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 20 मेंबर है ना टोटल, तो 15 जो है वो होने चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये पता है क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनका रिजर्वेशन रखो ही रखो, ठीक है। तो 15 जो मेंबर है ना, 15 जो मेंबर है वो होने चाहिए कौन, 15 मेंबर वो होंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव है और वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। अब समझ में आया। सिमिलर काउंसिल कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश इन स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। ऐसी ही काउंसिल जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हो उन स्टेट में जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो हैं लेकिन शेड्यूल एरियाज नहीं है, जैसे कि शेड्यूल एरियाज मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है, ठीक है। इफ़ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट, अच्छा समझ गई, नहीं कुछ और मतलब है इसका। मतलब देखो 10 स्टेट्स कहा गया है ना फिफ्थ शेड्यूल में कि भाई ये 10 स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल एरियाज जो है एक्सिस्ट है, ठीक है। देखो शेड्यूल ट्राइब का होना बड़ी बात नहीं है, ट्राइब हो सकते हैं, तुम्हारे गांव में भी हो सकते हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारे जो गांव है उसमें डिक्लेयर ना हो रखा हो कि यहाँ पर कोई शेड्यूल एरिया है कि नहीं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा स्टेट जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है लेकिन उसको शेड्यूल एरिया डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, डिक्लेयर नहीं कर रखा है, वहाँ पर भी अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करें, प्रेसिडेंट चाहें तो शेड्यूल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सकती है, ठीक है। इफ़ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट, ठीक है। और कौन बनाता है, ये स्टेट बनाता है। लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज। अब हम बताते हैं कि कौन कौन से लॉ जो है वो एप्लीकेबल होंगे शेड्यूल एरियाज में। भाई गवर्नर जो है उनके पास पूरी पावर है कि अगर कोई पार्लियामेंट का एक्ट आया है या स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट आया है तो वो ये बताएंगे कि ये शेड्यूल एरिया पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर होगा तो किन मॉडिफिकेशन के साथ होगा, किन एक्सेप्शंस के साथ होगा, ये बताएंगे। ये बिल्कुल सेम हमने शायद यूटी के बारे में पढ़ा था जब हम पंचायती राज वाला पढ़ रहे थे कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे कि यूटी पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, है ना, ठीक है। फिर गवर्नर, देखो गवर्नर जैसे भाई हमारा जो है 73rd एंड 74th वाला आया था तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ था इन 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि गवर्नर को स्पेसिफाई करना था कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीसा एक्ट लेकर आया गया, ठीक है ना, पैसा पंचायती राज एक्सटेंशन है ना टू शेड्यूल एरियाज, वो वाला एक्ट, ठीक है। कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल एरिया आफ्टर कंसल्टिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। और गवर्नर का ये भी काम है कि वो रेगुलेशन बना सकती है, ठीक है, रेगुलेशन बना सकते हैं गवर्नर ताकि पीस इस्टेब्लिश हो, गुड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो शेड्यूल एरिया में, और ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल को कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, कंसल्ट करने के बाद बना सकती है। डेथ ट्रैप,
भाई अब डेट ट्रैप क्या है, दे कैन प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द एसटी। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि भाई देखो आप जो है अपना ऐसे लैंड जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को। ठीक है, मतलब कभी कभी ना लोगों को रेस्ट्रिक्शन लगा के फ्रीडम मिलती है, कभी कभी ऊपर से उनको जो है मतलब कांस्टेंट देने पड़ते हैं, तब जाकर वो फ्री रह पाते हैं। जैसे हमारी मम्मी अगर हम कहती हैं कि आग के पास मत जाना, तो हम कहते हैं कि क्यों भाई, ये तो मेरी फ्रीडम है, मैं जा कहाँ जाऊँ, लेकिन वो एक तरीके से हमको बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बचाएंगे उन ट्राइब्स को जो बेचारे कभी कभी क्या होता है लालच में आकर या मतलब गरीबी में आकर अपनी जो लैंड है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ द एसटी, रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स ऑफ द एसटी एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग इन रिलेशन टू द एसटी। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ लैंड कैसे होगा, ठीक है, ये भी कंट्रोल करते हैं गवर्नर, और रेगुलेट करते हैं कि जो मनी लैंडिंग का बिजनेस है, ठीक है, वो कैसे चलेगा इन रिलेशन टू द एसटी। ये नहीं कि आपने उन बहुत सारी ट्राइब्स को दे के कर्जा और फिर उनके ऊपर राज कर रहे हो, उनसे सारा उनकी सारी प्रोड्यूस का सारा पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, गवर्नर जो है उसको रेगुलेट करेंगे, यानी उनको जो है सेफ रखते हैं गवर्नमेंट ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों से। ठीक है, ए रेगुलेशन कैन अमेंड और रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ एप्लीकेबल टू अ शेड्यूल एरिया। ठीक है, एक रेगुलेशन जो है उसको अमेंड कर सकती है, ये रिपील कर सकती है किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो कि शेड्यूल एरिया में एप्लीकेबल है, बट सच रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लो कि कोई मतलब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है और अब वो आया है शेड्यूल एरिया तक, तो गवर्नर अब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसका कौन सा पार्ट जो है वो क्या होगा, कहाँ पर मतलब लागू होगा या नहीं, किस मॉडिफिकेशन के साथ होगा। ठीक है, अब वो एक रेगुलेशन बना सकते हैं गवर्नर, और उससे वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना वो कर्टेल हो जाएगा। ठीक है, उसके कुछ पार्ट हटा दिया जाएगा या उसको बदल दिया जाएगा। एक रेगुलेशन जो है उसको अमेंड कर सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अमेंड करने के लिए सेंट्रल जाओ फिर वहाँ पर उस एक्ट को अमेंड करवाओ स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, नो। गवर्नर है उस स्टेट के, उनको लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो वो उसको एक रेगुलेशन लाकर क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्ट, कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट। ठीक है, जो कि शेड्यूल एरिया में अप्लाई हो रहा है। लेकिन ऐसी जो रेगुलेशन है, फिर बात वही आ गई, अब हमको ऐसा लग रहा था ये सुनकर आधा पढ़कर कि भाई गवर्नर के पास तो बहुत सारी पावर है, मतलब बताओ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ही रिपील कर दिए जा रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो नहीं कर सकते, उनको पहले क्या है प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी, देन आफ्टर दैट ही कैन डू दिस। ठीक है, सच रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे कमीशन को। ठीक है, एक कमीशन को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और ये कमीशन क्या करेगी, शेड्यूल एरियाज़ में और शेड्यूल ट्राइब में जो वेलफेयर है उन लोगों का, उसके ऊपर रिपोर्ट करेगी कि कितना वेलफेयर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, और कंपल्सरीली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसके 10 साल के बाद आपको एक कमीशन बनानी पड़ेगी ऑन द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, क्या SC ST के ऊपर आपको एक वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, एंड शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट कंपल्सरीली आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमीशन को अपॉइंट किया गया 1960 में। ठीक है, और यार ये मैंने पहले ही पढ़ा है ना, UN डेबर, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, वेल ठीक है, तो भाई UN डेबर इसके चेयरमैन थे, हेड थे इसको 1960 में जैसे कहा गया था कि 10 साल के बाद अपॉइंट करना है, तो 10 सालों के बाद ही किया गया, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1961 में। फिर 4 डिकेड के बाद, 4 डिकेड मान रहे हो, जैसे कि 1970, 80, 90 यानी कि 2000 के आसपास, 2004 में। ठीक है, 4 डिकेड के बाद सेकंड कमीशन जो है वो अपॉइंट की गई 2002 में, और चेयरमैन कौन थे, दिलीप सिंह भूरिया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2004 में। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, SC ST एरियाज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इनके वेलफेयर के लिए एक रिपोर्ट होगा जो कि कमीशन सबमिट करेगा। ठीक है, कमीशन जो है वो 10 साल के बाद बन जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 साल के बाद। 1960 में UN डेबर की चेयरमैनशिप में एक कमीशन आता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, और वो पहला कमीशन था। फिर उसके बाद 2002 में एक कमीशन आता है दिलीप सिंह भूरिया की मतलब हेडशिप में, और उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2004 में सबमिट की।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अब हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। रेशनैलिटी बिहाइंड द स्पेशल अरेंजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली ऑफ दिस 4 स्टेट्स लाइज इन द फॉलोइंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जो रैशनैलिटी है, ठीक है, क्या मतलब रैशनैलिटी क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि जो 4 स्टेट है, मतलब 10 स्टेट को तो एक कैटेगरी में रख दिया 5th शेड्यूल में, 4 स्टेट्स को ही अलग क्यों रखा गया है, ठीक है, मतलब अलग से स्पेशल अरेंजमेंट इनके लिए क्यों बनाया गया है, वो क्या है रीज़न। तो भाई ये देखिए, सबसे पहले रीज़न, ये जो ट्राइब्स हैं जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी AMTM में पाए जाते हैं, उनका जो मतलब उन्होंने ना अपने आप को इतना ज़्यादा एसिमुलेट नहीं किया है मॉडर्न लाइफ से, ठीक है। जो दूसरे उनके स्टेट्स के लोग हैं वो उनमें बेचारे घुल मिल नहीं पाते, उसमें एसिमुलेट नहीं हो पाते हैं। जो तौर तरीके हैं लोगों के, नॉर्मल लोगों के, वहाँ पर वो अब तक एसिमुलेट नहीं हुए हैं, ठीक है। और भाई ये जो एरियाज है ना, वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस है ऑफ दिस ट्राइब्स। एक तरीके से हमें एक ऐसी झलक मिलती है वहाँ पर जाकर, जैसे हम एंथ्रो में पढ़ते हैं ना, है ना, कि कैसे इंसान रहना शुरू किया जंगलों में, कैसे इंसान जो है वो अपना हंटिंग गैदरिंग करके काम कर रहे थे। तो भाई ऐसे एरियाज़ में जाकर हमें एक तरीके से ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेन देखने को हमें मिलते हैं। तो स्टडी के हिसाब से भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं अलग ही सदी में आ गए, 10,000 BC जो आपने मूवी देखी है वहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ट्राइबल पीपल, हाँ, ट्राइबल पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव मोर और लेस अडोप्टेड टू द कल्चर। जो दूसरे ट्राइबल पीपल हैं वो दूसरों के कल्चर से, मतलब दूसरे कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। आज आप मुंबई में जाइए, जो ट्राइब बेचारा अपना खाना पीना आजीविका को कमाने आया है, वो आपको पैंट शर्ट में मिल जाएगा, वो हालांकि वो है ट्राइब, तो उन्होंने कल्चर को अपना लिया है। नॉर्मल पीपल जो हैं उनके कल्चर को अपना लिया है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उनके बीच में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट दे आर नॉट, ठीक है, वो बेचारे अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन इन द 6th शेड्यूल आर एज फॉलोज। भाई जो 6th शेड्यूल है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वेरियस फीचर्स हैं वो ये हैं, क्या है चलिए देखते। ट्राइबल एरियाज जो है वो जो इन 4 स्टेट्स में है उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। आपको पढ़ाया था ना मैंने, आसाम में भी है, कौन कौन सी, दामी, बोडोलैंड, कार्बी, ठीक है। और भाई जो मतलब मेघालय में है वो है गारो खासी जंतिया, और जो इसमें है क्या कहते हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, और जो मिज़ोरम में है मई मरा लई मरा दाबी, शायद कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो भाई इनके नाम याद कर लेना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। तो ट्राइबल एरिया जो है वो 4 स्टेट में जो है उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये ऑटोनोमस है तो क्या है बिल्कुल ऑटोनोमस है, मतलब एक तरीके से अलग स्टेट है, अलग नेशन है इनका, नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उस स्टेट की, उनके उसमें वो आते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनकी चलती है उनके ऊपर, बस ऑटोनॉमी दे रखी है, ठीक है, इन इंटरनल मैटर्स। तो डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। हाँ भाई ये बात भी तो है, जैसे कोई भी टेरिटोरियल गारंटी नहीं देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को, वैसे ही स्टेट भी इनको नहीं देता है, बिल्कुल सेम बात है। जैसे हमारे जो मतलब पार्लियामेंट है वो स्टेट की ऑल्टर कर सकती है, बाउंड्रीज़ को नेम चेंज कर सकती है, वैसे ही सेम गवर्नर क्या कर सकते हैं, इनकी जो मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ऑटोनोमस जिनको बना रखा है, उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकती है, उनके नेम को चेंज कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। तो सेम लाइक दैट कि ऑटोनॉमी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मतलब टेरिटोरियल गारंटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स है, ठीक है, जो डिफरेंट ट्राइब्स है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, उनको क्या करती हैं, गवर्नर कैन डिवाइड, उनको भी मतलब उन डिस्ट्रिक्ट को भी सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लेकिन उसमें भी बहुत तरीके के ट्राइब है, तो फिर गवर्नर उनको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसमें 30 मेंबर है, ठीक है, जिसमें 30 मेंबर है। अब इससे पहले हमने ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ा था,
जो कि स्टेट जो है अपॉइंट करता है, और जिसमें 15 मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ट्राइबल एरियाज से। लेकिन यहाँ पर एक और हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, और जो कि हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसकी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ठीक है, जो कि 4 स्टेट में बनाई गई है इनमें। तो उनमें 30 मेंबर्स होते हैं। अब देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है, 30 मेंबर्स कैसे कैसे होते हैं। 4 तो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, 4 उनमें नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और ये गवर्नर के प्लेजर के टाइम तक के मतलब अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और 26 होते हैं इलेक्टेड, और 26 वो जो इलेक्टेड होते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक तरीके से उनकी इसको ऐसे देखो कि हमारे कंट्री ने, इंडिया ने स्टेट को ऑटोनॉमी दी, वहाँ पर फिर कुछ एमएलए आए और उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर में अपना काम करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऐसे लो कि स्टेट जो है वो इंडिया है, और अब यहाँ पर जो है इनकी खुद की एक लेजिस्लेचर चल रही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी, ठीक है। और ये काउंसिल में क्या है, 30 मेंबर है, 30 में से 4 तो नॉमिनेटेड है, ठीक है, 4 नॉमिनेटेड है गवर्नर के द्वारा, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और भाई 26 इलेक्टेड है, इलेक्टेड है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, जैसे पूरी कंट्री में होते हैं ना चुनाव, वैसे ही बिल्कुल सेम। और 5 साल का उनका टर्म पीरियड होता है, अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व अर्लियर, ठीक है। तो भाई मतलब ये है कि 5 साल का टर्म पीरियड बिल्कुल सेम मैनर में। ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज़ अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, एक तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, एक रीजनल काउंसिल भी होती है, क्योंकि हर एक ऑटोनोमस रीजन के पास रीजनल काउंसिल भी होती है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है ये रीजनल काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। बोडोलैंड ये आसाम में है, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया हिल्स ये वाली जो है ये मेघालय में है, कार्बी एंगलोक आसाम में है, त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये त्रिपुरा में है, चकमा ये मिज़ोरम में है, लई मिज़ोरम में है, मरा मिज़ोरम में है। ये चकमा, लई और मरा ये तीनों मिज़ोरम में है, और ऐसे AMTM के सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम हैं। आसाम में 3 हैं, ठीक है, नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी और बोडोलैंड, ठीक है, ओके। और भाई मेघालय में देखो कचार हिल्स भी दे रखा है आसाम में, साइड में है ना, सब कोने कोने में पड़ा हुआ है, मार्जिनलाइज कर रखा है ट्राइब्स को। और भाई साइड फिर है मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। और मिज़ोरम में चकमा, लई और दामा, नहीं चकमा, मरा और लई, चकमा, मरा और लई। यार ये आसाम में मैंने पिछली बार दाइमा सा पढ़ा था कुछ, दामी या दाइमा, अब नॉर्थ सचार कह दिया उसको, चलो कोई ना। मिज़ोरम में चकमा, मरा और लई, और त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये है ये सारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और जो रीजनल काउंसिल है वो कौन से एरियाज़ को एडमिनिस्टर करती हैं, जो कि उनके अंडर में आता है, और ये लॉ बना सकती हैं बहुत सारे स्पेसिफाइड मैटर्स पर, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, इनके ऊपर ये क्या बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, ठीक है, सोशल कस्टम्स के ऊपर भी। लेकिन इन सारे लॉ को क्या है, रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेम चल रहा है, इनको आप स्टेट समझ सकते हो। स्टेट की पोजीशन क्या होती है जब वो किसी इंपॉर्टेंट उस पर मतलब बनाता है, क्या कहते हैं उसको, लॉ, तो क्या प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी नहीं होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है, गवर्नर रिजर्व कर लेता है बिल्कुल। अब ऐसे ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी अगर इन सब के ऊपर लॉ बनाती है तो इन सबको भी विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर नहीं हो सकता। ये कर्मा होता है, गवर्नर जो यहाँ पर करते हैं ना, स्टेट जो इनके साथ करता है वो फिर स्टेट के साथ होता है नेशनल लेवल पर। वेल पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं इसको एक तरीके से मूवी की तरह लेकर चल रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट तो ये सारे मतलब मैटर्स है जिनके ऊपर बना सकता है, फिर से बता देती हूँ। लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स। डिस्ट्रिक्ट और जो रीजनल काउंसिल है वो अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है, विलेज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, विलेज काउंसिल्स को, कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स।
डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास ये भी पावर है कि अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस में वो क्या कर सकती हैं, विलेज काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है, ताकि जो सूट्स एंड केसेस है ट्राइब्स के बीच में उनका ट्रायल हो सके, ठीक है, उनको सुलझाया जा सके। जैसे स्टेट जो है, नहीं स्टेट तो यार ट्राइब्यूनल बनाता है कि नहीं बनाता पता नहीं, हाँ बनाता है ना, अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में स्टेट जो है अलग से ट्राइब्यूनल बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, इलेक्शन मैटर के लिए भी है ना, तो लेकिन अब तक कोई ऐसे ट्राइब्यूनल बनाए गए नहीं, तो ऐसे ही ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से क्या बना सकते हैं, विलेज काउंसिल्स या कोर्ट्स बना सकते हैं, विलेज कोर्ट्स, ठीक है। हियर अपील्स फ्रॉम देम, फिर उनसे अपील सुनते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दिस सूट्स एंड केसेस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। और भाई अगर इनके ऊपर जो मतलब ये जो सूट्स है, ये जो केसेस है, इनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन होगा हाई कोर्ट का या नहीं होगा, ये गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे कि वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ अपील मतलब कहाँ पर जाए, फिर इनके आगे अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, कहाँ पर जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ये भी पावर है कि वो इस्टेब्लिश करे, कंस्ट्रक्ट करे, मैनेज करे प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट्स को, फेरीज को, फिशरीज को, रोड्स को, बहुत सारे जो भी कुछ इनके डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये रेगुलेशन बना सकती है फॉर द कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स। नॉन ट्राइबल जो पीपल है उनके द्वारा जो ट्रेडिंग हो रही है, लैंडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी ये रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रेगुलेट कर सकती है। अब देखो भाई, मैंने गवर्नर के बारे में पढ़ाया था ना कि वो ट्राइबल जो मतलब आपस में जो ट्राइब पीपल मनी लैंडिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड कर रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ लैंड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड रेगुलेशन बना सकते हैं गवर्नर। लेकिन यार वो नहीं सॉरी वो वाले 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ थे, ये 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं, हाँ। सो डोंट बी कन्फ्यूज, मैं खुद कन्फ्यूज़ हुए जा रही हूँ यार, ठीक है। गवर्नर वहाँ पर करेंगे और ये यहाँ पर है, ओके। बट सच रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। चलो यहाँ भी यही है कि भाई अगर आप ऐसा कोई रूल बना भी रहे हो मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को नॉन ट्राइबल पीपल के मतलब रेगुलेट कर भी रहे हो, तब भी आपको एसेंट चाहिए होती है गवर्नर की। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास पावर है कि वो एसेस करे, कलेक्ट करे लैंड रेवेन्यू, और ऐसे कुछ स्पेसिफाइड टैक्स भी इम्पोज कर सकती है। और जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन पर भी अप्लाई नहीं होंगे। अगर होंगे तो फिर स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ होंगे। गवर्नर जो है वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो एक ऐसी मतलब एग्जामिन करे, इनकी कंडीशन को रिपोर्ट करे को किसी भी रिलेटेड मैटर से जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, रीजन से जुड़ा हुआ हो। और जो गवर्नर है वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। वाह, अगर कमीशन सजेस्ट करे ना कि इसको डिसॉल्व कर दो, ये सही नहीं है, ठीक है, तो फिर गवर्नर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ट्राइबल एरियाज एट ए ग्लैंस, ये वही है, सेम टेबल देख लो इसको एक बार। नॉर्थ सचार हिल, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड आसाम में, खासी जयंतिया गारो ये मेघालय में, त्रिपुरा में, और मिजोरम, चकमा, मराव और लेई। ये आर्टिकल नंबर है, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 244 में। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।